हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। यदि आपका मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स है या फिर हिस्ट्री आपका सब्सिडरी पेपर है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि ऑनर्स पेपर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में मेरे भाई सब्सिडरी पेपर जिसका हिस्ट्री है उन सभी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाला है। ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट मेरे भाई क्या है तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जामिनेशंस की जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुकी है, इसलिए मेरे भाई क्या करना है आपको, तो पूरी शिद्दत के साथ इस क्लास को करना है। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आज के इस क्लास में कराने वाला हूं उन सभी प्रश्नों को आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है और सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करके वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के पास। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों में किसे लाल बख्श कहा जाता था। तो याद रखिएगा, लाल बख्श किसे कहा जाता था मेरे भाई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है कि तुर्कान ए बहलगामी का गठन किसने किया था। स्टार लगाइए, ये छपने वाला क्वेश्चन है। तुर्कान ए बहलगामी का गठन किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है बलवन के द्वारा तुर्कान ए बहलगामी का स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। आगे देखेंगे, क्वेश्चन कहता है सैयद वंश का संस्थापक कौन था। स्टार लगाइए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और खिज्र खां के द्वारा जो है सैयद वंश का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बाबर ने भारत पर डैश आक्रमण किया, यानी कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपको याद रखना है बाबर जो है यह भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितने बार? 5 बार बाबर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है चौसा का युद्ध डैश ईस्वी में लड़ा गया। तो चौसा का युद्ध जो है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जो जन्म है मेरे भाई यह कब होता है, तो यह 5 मार्च 1486 ईस्वी को होता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मुगल साम्राज्य जो है इसकी स्थापना जो है भारत में किसके द्वारा, तो बाबर के द्वारा किया गया पानीपत के युद्ध के दौरान, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान 1526 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और इसी समय जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बाबर की जो मृत्यु है यह कब होती है। तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में? 30 ईस्वी में। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। तो खानवा का युद्ध जो है मेरे भाई यह कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में लड़ा गया। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो घाघरा का युद्ध जो है यह कब लड़ा जाता है? 1529 ईस्वी में लड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है हुमायूं का जन्म कब होता है। तो हुमायूं का जन्म जो है यह 1508 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन कि हुमायूं की भूलों एवं कठिनाइयों का समय था। तो हुमायूं के भूलों एवं कठिनाइयों का जो समय था यह कब से कब तक था, तो 1530 से लेकर 1540 तक। ठीक है, आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई आपका कि हुमायूं की जो मृत्यु होती है यह कब होती है। और ये देखिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। हुमायूं की जो मृत्यु है यह 1556 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में? 1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है शेर शाह का जन्म कब हुआ था। तो शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में होता है। कब होता है? शेर शाह का जन्म 1486 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेर शाह के बचपन का नाम। स्टार लगाइए और क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर शाह का बचपन का नाम जो था वह फरीद खां था। क्या था मेरे भाई? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। आगे बढ़ेंगे अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शेर शाह कब भारत का सम्राट बना। तो शेर शाह जो है 1540 ईस्वी में भारत का सम्राट बना। कितने ईस्वी में? 1540 ईस्वी में। अगला देखिएगा कहता है कि शासन की सुविधा हेतु शेर शाह ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभक्त किया था। तो यह कितने भागों में? 47 भागों में शासन की सुविधा के लिए शेर शाह के द्वारा अपने साम्राज्य को विभक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन कहता है शेर शाह की मृत्यु कब होती है। ठीक है, तो शेर शाह की जो मृत्यु है यह 22 मई 1545 ईस्वी को होता है। कब होता है? 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु
मृत्यु होती है। अब आगे बात करते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जो जन्म है यह 1542 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में? 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो अकबर को जो राज्याभिषेक किया गया था यह 13 वर्ष 4 माह में, कितने वर्ष में? 13 वर्ष 4 माह की आयु में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। कब किया गया था? तो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अकबर की मृत्यु कब होती है? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। आगे बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए, और क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ करी। तो मनसबदारी प्रथा जो है यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा मेरे भाई? अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत करी गई। आगे कहता है दीन ए इलाही या तौहीन ए इलासी किसने चलाया। तो दीन ए इलाही जो है यह भी मेरे भाई किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। या फिर कहे तो तौहीन ए इलासी जो है यह भी किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर ने खलीफा उल जमान की उपाधि कब धारण की। स्टार लगाइए, क्वेश्चन छप सकता है। खलीफा उल जमान की उपाधि किसने धारण की? तो अकबर ने धारण की। कब धारण किया? तो 22 जून 1579 ईस्वी को। कब किया? 22 जून 1579 ईस्वी को खलीफा उल जमान की उपाधि अकबर ने धारण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अकबर ने अपने साम्राज्य को डैश सूबों में विभक्त किया। देखिए इस समय जो सूबा है या किसको कहा जाता था? तो प्रांत को सूबा कहा जाता था, ठीक है। और कितने सूबों में विभक्त किया? तो सिंपली याद रखना है 15 सूबों में अकबर के द्वारा अपने साम्राज्य को विभक्त किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि बादशाह अकबर द्वारा स्थापित पुस्तकालय में हस्तलिखित पुस्तकों की संख्या कितनी थी। तो हस्तलिखित पुस्तकों की जो संख्या थी यह 24,000 पुस्तक था। कितने? 24 कितने पुस्तक थे? 24,000 पुस्तक जो कि अकबर के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा स्थापित पुस्तकालय में संग्रहित था। अगला क्वेश्चन कहता है अकबर ने रणथंभौर, ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन स्टार लगाइए, रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार। तो रणथंभौर जो है इस पर आक्रमण अकबर के द्वारा 1569 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1569 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि काबुल को अकबर ने मुगल साम्राज्य कब बनाया। तो काबुल को अकबर ने जो है मुगल साम्राज्य यह कब बनाता है? तो 1585 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1585 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन कहता है अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा कब करी थी। स्टार लगाइए और देखिए अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही की घोषणा की गई थी यह कब किया गया था? 1581 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1581 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया। स्टार लगाइए क्वेश्चन, जजिया कर को जो अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू प्रथा अनुसार झरोखा दर्शन सर्वप्रथम किस गुलाम सम्राट ने प्रारंभ किया था। मुगल सम्राट ने प्रारंभ किया था। तो यह जो मुगल सम्राट थे वह कौन थे? तो अकबर थे, ठीक है। गुलाम क्या कहते हैं? झरोखा दर्शन, याद रखिएगा, झरोखा दर्शन की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किसके द्वारा? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा किया गया। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है काजिल उल कुजात किसे कहा जाता था। तो काजिल उल कुजात जो है यह किसको कहा जाता था? तो न्याय विभाग को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? न्याय विभाग को अकबर के काल में क्या कहा जाता था? तो काजी उल कुजात कहा जाता था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन अब जहांगीर से रिलेटेड है कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का जो जन्म है यह 30 अगस्त 1569 ईस्वी को होता है। कब होता है? 30 अगस्त 1569 ईस्वी को जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर की शादी मेहरुन्निसा यानी कि जिसको नूरजहां कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मेहरुन्निसा, जिसका दूसरा नाम क्या? तो नूरजहां के साथ कब हुई थी। तो नूरजहां के साथ इनकी शादी 1611 ईस्वी में हुई थी, जो कि इसका 20वां पत्नी था। क्या पत्नी था? 20वां पत्नी था। और यह एक आखिरी पत्नी था जहांगीर का। समझ गए? आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर नूरजहां के हाथ की कठपुतली कब तक बना रहा। तो जहांगीर जो है यह नूरजहां के हाथ की कठपुतली यह 1622 से लेकर के 1627 ईस्वी तक 5 वर्षों तक किसकी कठपुतली? तो नूरजहां की कठपुतली बनकर रहा था, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि जहांगीर की मृत्यु कब होती है। तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा निर्मित दिलखुश बाग कहां है। स्टार लगाइए, दिलखुश बाग जो है मेरे भाई यह लाहौर में है। कहां पर है? लाहौर में जहांगीर के द्वारा निर्माण किया गया दिलखुश बाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुझके जहांगीर में किसकी आत्मकथा का वर्णन है। तो भाई तुझके जहांगीर, जहां यहां पर नाम ही से स्पष्ट हो जाता है कि इसमें किसका वर्णन होगा? जहांगीर का वर्णन होगा। इसलिए तुझके जहांगीर जो है यह किसकी आत्मकथा है? तो जहांगीर की आत्मकथा
रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चंस 39 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है 1626 ईस्वी में किसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? तो मेरे भाई महावत खां के द्वारा जो है 1626 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ क्या किया गया था? तो विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि खुसरो ने कब विद्रोह किया था? तो खुसरो के द्वारा जो विद्रोह किया गया था यह 1606 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? याद रखिएगा, खुसरो के द्वारा 1606 ईस्वी में विद्रोह किया जाता है। महाबत खां के द्वारा जो है कब विद्रोह किया जाता है? तो 1626 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ। अगला क्वेश्चन कहता है नूरजहां की मृत्यु कब होती है? तो नूरजहां की जो मृत्यु है यह 1645 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नूरजहां ने अपने पिता को किस उच्च उपाधि से विभूषित किया था? स्टार लगाइए क्वेश्चंस, और छप सकता है कि नूरजहां के द्वारा नूरजहां के पिता को किसकी उपाधि से सम्मानित किया गया था, विभूषित किया गया था? तो यह क्या था? तो इत्माउद्दौला। क्या था? इत्माउद्दौला के उपाधि से सुशोभित किया गया था, विभूषित किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है शाहजहां का जन्म कब होता है? तो शाहजहां का जो जन्म है मेरे भाई यह कब होता है? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को होता है। कब होता है? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन कहता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखना है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। क्या नाम था? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। अगला क्वेश्चन कहता है शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब आसीन हुआ? यानी कि शाहजहां जो है यह आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो 4 फरवरी 1628 ईस्वी को। कितने ईस्वी को? 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहां जो है यह आगरा के सिंहासन पर आसीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि शाहजहां की जो मृत्यु है, शाहजहां की मृत्यु कब होती है? तो शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला यह भी शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनाया गया दिल्ली का लाल किला। आप फटाफट से कमेंट करके हमको बता दीजिए कि दिल्ली का लाल किला जो है यह शाहजहां के द्वारा कितने ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन प्रथम मुगल बादशाह था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई? कौन प्रथम मुगल बादशाह? यह याद रखिएगा, प्रथम मुगल बादशाह जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी तो वह शाहजहां था। अगला क्वेश्चन कि अकबरनामा किसकी रचना है? तो अकबरनामा जो है यह अबुल फजल की रचना है। किसकी रचना है? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया है, जिसमें अकबर के जीवन वृत्तांतों को, अकबर के शासन कालों को, यानी कि अकबर से संबंधित सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी, हरवंश पुराण आदि संस्कृत ग्रंथों की फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? स्टार लगाइए, यह जो अनुवाद है यह किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया। कई क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां से, जैसे पूछा जा सकता है आपको कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद, ठीक है, या फिर पर्शियन भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा। पूछा जा सकता है रामायण का पर्शियन या फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा? तो यह भी अकबर के द्वारा किया गया। महाभारत का पूछ ले, राजतरंगिणी का पूछ ले, हरवंश पुराण का पूछ ले, इस सभी का जो संस्कृत ग्रंथ थे उस संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के द्वारा किया गया। आगे देखिएगा, कहता है कि गीता का पर्शियन में अनुवाद, स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन सब है सब, ठीक है। गीता का जो पर्शियन में यानी कि फारसी भाषा में अनुवाद करा गया था यह किसके द्वारा? तो दारा के द्वारा करा गया था। किसके द्वारा? दारा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब का जन्म कब होता है? तो मेरे भाई औरंगजेब का जन्म जो है यह 3 नवंबर 1618 ईस्वी को औरंगजेब का जन्म होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि शासन की सुविधा हेतु औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था? तो शासन के सुविधा के लिए औरंगजेब ने अपने साम्राज्य को 21 भागों में बांट दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासन काल में सूबों की संख्या कितनी थी? तो शाहजहां के शासन काल में जो सूबों की संख्या थी मेरे भाई वह 22 थी। कितने सूबे थे? 22 प्रांत था, 22 सूबा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? स्टार लगाइए क्वेश्चंस, और देखिए ये क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि औरंगजेब ने जो है हिंदुओं पर जजिया कर कब लगाया? तो 1679 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आपका 55 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के पतन हेतु कौन उत्तरदायी था? तो मुगल साम्राज्य के पतन हेतु औरंगजेब उत्तरदायी था, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है यह 1707 ईस्वी में होती है। कितने ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कहता है कि बालाजी विश्वनाथ का जन्म कब हुआ? तो बालाजी विश्वनाथ का जो जन्म है मेरे भाई यह 1660 ईस्वी में
में होता है। कितने ईस्वी में? 1660 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ का जन्म होता है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु कब होती है पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? 1720 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर विजय कब प्राप्त की? तो शिवाजी के द्वारा जो है मेरे भाई 1646 ईस्वी में तोरण दुर्ग पर जो है यह विजय प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूरत के मुगल बादशाह सूरत के मुगल बंदरगाह को शिवाजी ने कब लूट लिया? तो सूरत के जो मुगल बंदरगाह थे इसको शिवाजी के द्वारा कब लूटा गया? तो आपको याद रखना है 1664 ईस्वी में लूटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी ने अपने को राजा कब घोषित किया? तो शिवाजी के द्वारा जो है खुद को राजा कब घोषित किया गया? तो 1674 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया। नेक्स्ट कहता है कि शिवाजी की मृत्यु कब होती है? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका कैमा नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में सर्वप्रथम संघर्ष कब हुआ? यानी कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में पहली बार युद्ध कब होता है? तो 1657 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1657 ईस्वी में। स्टार लगाइए, ये कई बार क्वेश्चन आया है कि जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि कब होती है? तो जय सिंह, सबसे पहले तो पुरंदर की संधि किसके बीच होती है? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच। अब कब होती है? तो आपको याद रखना है 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शिवाजी के अधीन कितने किले थे? तो शिवाजी के अधीन जो किलों की संख्या थी मेरे भाई 280 किले शिवाजी के अधीन थे। ठीक है, आगे कहता है कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? स्टार लगाइए क्वेश्चन। ठीक है, फतेहपुर सीकरी को जो है यह किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण मेरे भाई शाहजहां ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस राष्ट्रवादी नेता को देशबंधु के नाम से पुकारा जाता है वह कौन थे? तो देशबंधु किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वामी विवेकानंद का जन्म डैश में हुआ था। यानी कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है यह कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है। आगे कहता है स्टार लगाइए क्वेश्चंस की दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो दांडी यात्रा जो है मेरे भाई यह नमक सत्याग्रह से संबंधित है, या फिर नमक सत्याग्रह की जगह पर आपसे यहां पर पूछा जा सकता है असहयोग आंदोलन। क्या कहा जा सकता है? असहयोग आंदोलन, तो इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है अवध का नवाब कौन था? तो याद रखना है सुजाउद्दौला जो था यह कौन था? तो अवध का नवाब था। नेक्स्ट देखिए स्टार लगाइए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है मेरे भाई यह कब हुआ था? तो अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। आप फटाफट से कमेंट करके बताना हमको बक्सर का युद्ध किसके और किसके बीच होता है। ठीक है, यह क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। क्वेश्चंस कहता है कि बंगाल का पहला अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो बंगाल का जो पहला अंग्रेज गवर्नर था वह लॉर्ड क्लाइव था। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि नवाब सिराजुद्दौला कहां का नवाब था? ठीक है, तो नवाब सिराजुद्दौला तो जो था यह बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस औरंगजेब गवर्नर ने मिला लिया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया मेरे भाई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मिलाया गया। ये सारे जितने भी गवर्नर जनरल वाले क्वेश्चंस है इसको तो जरूर कर लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पक्के छपेंगे। आगे देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अवध का अंतिम नवाब जो था वह कौन था मेरे भाई? तो आपको याद रखना है वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह जो कि अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन अवध को कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अवध को जो है यह 1849 ईस्वी में क्या किया गया था? तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। आगे कहता है बनारस की संधि कब होती है? तो बनारस की जो संधि होती है 1773 ईस्वी में। कब होती है? 1773 ईस्वी में बनारस की संधि होती है। आगे कहता है रोहिलखंड का संस्थापक कौन था? स्टार लगाइए। रोहिलखंड का जो संस्थापक है मेरे भाई यह कौन था? तो अली मोहम्मद खां थे। कौन थे? अली मोहम्मद खां। आगे देखिएगा स्टार लगाइए आंग्ल मैसूर का प्रथम जो है प्रथम युद्ध में विजयी कौन होता है? तो आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में जो है हैदर अली की विजय होती है। अगला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसमें यह क्या कहते हैं चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह कब होता है? तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह 1799 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1799 ईस्वी में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है हैदर अली जो है यह किस राज्य का शासक था? तो मेरे भाई हैदर अली जो है यह मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का शासक। अगला क्वेश्चन टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है यह कब होती है? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के साथ होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब
कब होती है, ठीक है। आपका ये 84 नंबर क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है यह कब होती है, तो मेरे भाई 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। अगला हैदर अली की मृत्यु कब होती है, तो हैदर अली की मृत्यु जो है 1782 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंजीत सिंह अमृतसर के स्वामी कब घोषित किए गए थे, तो 1805 ईस्वी में अमृतसर के स्वामी कौन घोषित किए गए, तो रंजीत सिंह घोषित किए गए। अगला क्वेश्चन कहता है रंजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ अमृतसर की संधि कब की, तो 1809 ईस्वी में अमृतसर में क्या किए गए, तो अमृतसर की संधि जो है यह अंग्रेजों के साथ कौन किया, रंजीत सिंह ने किया। आगे कहता है कि पंजाब को अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया, तो पंजाब को जो है अंग्रेजी राज्य में 1849 ईस्वी में मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय आंग्ल, ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है यह अक्टूबर 1848 ईस्वी में कब होता है, अक्टूबर 1848 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। एक सिख युद्ध है आंग्ल सिख युद्ध, एक है आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसको समझिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है आपका 90 नंबर क्वेश्चंस कहता है वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर कब आया, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है मेरे भाई बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बनकर आया। कितने ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट कहता है वारेन हेस्टिंग्स का निम्नलिखित में से कौन सुधार कार्य अस्थायी सिद्ध होता है, तो आपको याद रखना है द्वैध शासन का अंत जो है यह अस्थायी सिद्ध हुआ, किसका, वारेन हेस्टिंग्स का। आगे क्वेश्चंस कहता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब होती है, स्टार लगाइए। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है मेरे भाई 1784 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहता है कि कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चंस कहता है कि अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो सर जॉन सोर ने क्या किया था, इसको शुरू किया था अस्थायी बंदोबस्त को। अगला क्वेश्चंस कहता है कि कॉर्नवालिस कोड कब प्रकाशित किया जाता है, तो कॉर्नवालिस कोड जो है यह 1793 ईस्वी में प्रकाशित किया जाता है। कितने ईस्वी में, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड जो है इसकी क्या की जाती है, तो इसको प्रारंभ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तो 96 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव निम्नलिखित में से किसने डाली, तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव है मेरे भाई यह किसके द्वारा, तो 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा इसकी नींव रखी गई। आगे क्या कहता है क्वेश्चंस कि बैटिंग ने निम्नलिखित में से कौन सा सुधार नहीं किया, तो बैटिंग के द्वारा जो है इसमें से कौन सा सुधार नहीं किया गया, तो विधवा विवाह जो है यह सुधार बैटिंग के द्वारा, विलियम बैटिंग के द्वारा नहीं किया गया। आगे क्वेश्चंस कहता है कोलकाता मदरसा की स्थापना कब होती है, स्टार लगाइए, क्वेश्चन छप सकता है। कोलकाता मदरसा की स्थापना जो है 1781 ईस्वी में होता है। कितने ईस्वी में, 1781 ईस्वी में कोलकाता मदरसा की स्थापना होती है। अगला बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने करी, तो बनारस में जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का सक्रिय प्रचार सर्वप्रथम किया गया था, तो हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह का जो प्रचार प्रसार है सक्रिय रूप से यह सबसे पहले किसके द्वारा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारत में रेल व्यवस्था आरंभ करने वाले कौन थे, तो भारत में रेल व्यवस्था किसके द्वारा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आरंभ किया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय अंग्रेजों राज्य में कब कर दिया, तो अंग्रेजी राज्य में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का विलय कब किया जाता है, तो सिंपली याद रखना 1856 ईस्वी में। आगे देखेंगे कहता है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है, तो बिहार की तरफ से कुंवर सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, तो इसका नेतृत्व किया जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन अवध में 1857 ईस्वी का नेतृत्व किया था, तो 1857 का नेतृत्व जो है अवध से किसके द्वारा किया गया, तो सिंपली याद रखना है यह बेगम हजरत महल के द्वारा अवध से क्या किया गया था, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है कि 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, स्टार लगाइए, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस। और लॉर्ड कैनिंग इस समय क्या थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे जिस समय 1857 की विद्रोह होती है। आगे क्वेश्चंस कहता है कि ब्रिटिश शासक के कारण असंतोष था, ब्रिटिश शासन के कारण असंतोष था। कौन असंतोष था, तो किसानों और जिम्मेदार वर्ग के जो लोग थे यह ब्रिटिश शासन से क्या थे, तो असंतोष थे, क्योंकि इस सभी का क्या किया जा रहा था, तो शोषण किया जा रहा था। आगे देखेंगे 1905 ईस्वी में सूती कपड़ों की कितनी मिलें थी, तो 1905 ईस्वी में कुल मिलाकर 206 सूती मिलें थी। कहां पर, भारत में। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है किस उग्रवादी नेता ने स्वदेशी और बहिष्कार की नीति का प्रचार सबसे पहले किया, तो
तो आपको सबसे अधिक किया, तो आपको याद रखना है कि वह कौन उग्रवादी नेता थे मेरे भाई, तो बाल गंगाधर तिलक थे, जिसके द्वारा स्वदेशी एवं क्या कहते हैं बहिष्कार की नीति का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उदारवादी दल के प्रमुख नेताओं निम्नलिखित में से एक नहीं था, यानी कि इसमें से कौन है जो कि उदारवादी दल का नेता नहीं था। तो उदारवादी दल का नेता नहीं था आपका कौन, तो बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में कौन सा काल उदारवादियों का काल कहलाता है। तो उदारवादियों का जो काल था यह 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में उदारवादी काल कहलाता है। आगे कहता है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, तो दांडी यात्रा का नमक कानून का उल्लंघन करना उद्देश्य था। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है मेरे भाई कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा हुई। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति की जो घोषणा होती है चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद होता है। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद क्या होता है, तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण भागीदार थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के महत्वपूर्ण भागीदार कौन थे, तो जेपी नारायण थे। ठीक है, यानी कि जयप्रकाश नारायण थे। आगे क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित होता है, स्टार लगाइए। रॉलेट एक्ट जो है मेरे भाई यह कब पारित होता है, 1919 ईस्वी में पारित होता है। नेक्स्ट कहता है स्वराज दल के में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं थे। तो स्वराज दल में कौन नहीं थे यहां पर, तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो थे यह क्या कहते हैं स्वराज दल के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कहां पर होता है, तो बंबई में होता है। ठीक है, आगे कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत करी जाती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, 119 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन में किस क्रांतिकारी महिला की प्रमुख भूमिका थी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुरुष की बात करा जाए तो सभी लोग जवाब दे दोगे फटाफट से, लेकिन महिलाओं की बात करी जाए तो महिलाओं में आपको याद रखना है कि अरुणा आसफ अली जो थी या इन्होंने क्या करा, तो भारत छोड़ो आंदोलन में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई। आगे देखेंगे क्वेश्चन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया, तो सिंपली याद रखना बंबई में। कहां पर, बंबई में पारित किया जाता है। नेक्स्ट कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिन था, क्या कहते हैं लॉर्ड लिंथगो जो थे या क्या थे, तो भारत के वायसराय थे। आगे मेरे भाई क्वेश्चन कहता है करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया जाता है। आगे दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा, तो दिल्ली चलो का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है कि अगस्त प्रस्ताव का लक्ष्य क्या था, तो अगस्त प्रस्ताव का जो लक्ष्य था मेरे भाई वह क्या था, तो वह लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज बनाना। क्या बनाना, भारत को क्या कहते हैं औपनिवेशिक स्वराज देना। आगे कहता है कि 1940 ईस्वी के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया, तो प्रथम सत्याग्रही जो है यह किसको चुना गया था मेरे भाई, तो सिंपली याद रखना आचार्य विनोबा भावे को चुना गया था। नेक्स्ट कहता है कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र के बाद किस दल ने मुक्ति दिवस मनाया, तो यह किसके द्वारा, तो मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूं किस गवर्नर जनरल ने कहा था, तो मेरे भाई यह लॉर्ड बेवेल के द्वारा कहा गया था कि मैं अपने थैले में बहुत सी चीजें ला रहा हूं। जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो जय हिंद का नारा जो है यह किसके द्वारा मेरे भाई, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया जाता है। आगे आजाद हिंद फौज, ठीक है, यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज ने अफसरों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कहां हुई थी, तो आजाद हिंद फौज के अफसरों के विरुद्ध जो है मुकदमे की सुनवाई जो है यह कहां पर होता है, तो लाल किला में होता है। नेक्स्ट कहता है कि जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो जापान में आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। अगला, सर्वप्रथम पाकिस्तान के निर्माण की मांग किसके द्वारा किया गया, तो सर्वप्रथम जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा पाकिस्तान के निर्माण की मांग की जाती है। अगला, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब होती है, तो 1641 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की क्या होती है, स्थापना होती है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब किस वर्ष मनाया, तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है मेरे भाई यह 1946 ईस्वी में क्या मनाया गया, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया। आगे देखेंगे 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका 135 नंबर क्वेश्चन है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की
घोषणा करी तो यह किसके द्वारा? इटली के द्वारा। किसके द्वारा? इटली के द्वारा यह घोषणा किया जाता है। माउंटबेटन योजना की मुख्य बात क्या थी? तो माउंटबेटन योजना की मुख्य बात था भारत का विभाजन। नेक्स्ट कहता है किसने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे सब पर होगा? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान का निर्माण मेरे सब यानी कि मेरे लाश पर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है आपका। 138 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में जो है मजदूर दल की सरकार थी। और एक आखिरी क्वेश्चन आज के इस क्लास का कहता है कि भारत को स्वतंत्रता किस दिन मिली थी? तो भारत को जो स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। तो कुल मिलाकर 139 क्वेश्चंस मैंने आज के इस क्लास में डिस्कस करा है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसके बाहर चाहे वो आपका सब्सिडरी पेपर हो या फिर आपका क्या हो तो ऑनर्स पेपर हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है आपको इस क्लास से देखने को मिल जाएगा। तो बस छोटा सा काम करना है, इस क्लासेस को दोगुना स्पीड पर ले जाइए और क्या करना है तो कान में अच्छे से एयरफोन लगाइए और रोज सुनिए इस क्लासेस को। यहां से जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। पेपर में जैसे ही आएगा आप गर्दा उड़ा के आ जाओगे। क्लासेस अगर हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। विशेष मिलेंगे एक नई क्लास के साथ आप लोगों के बीच, तब तक के लिए जय।